स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, एक सब्जेक्ट है फार्मेकोथेराप्यूटिक्स, जो कि आप अगर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे होंगे तो ये सब्जेक्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके बारे में आप जानते होंगे, इसमें क्या होता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है। दूसरी चीज़, एक बहुत ही मतलब टिपिकल एक बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट आ रहा है कि मतलब जैसे कि ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ये कैसे क्वेश्चंस हैं, हमारे स्टेट के लिए है कि नहीं है। ठीक है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि RUGS के लिए या BTUP के लिए या मतलब और भी अदर स्टेट के जो इंडिया के, ठीक है, वहाँ से मतलब जो भी जिस स्टेट से वहाँ से कमेंट कर रहे हैं कि ये हमारे स्टेट में है कि नहीं। देखिए, जो ये IMPs है जो कि इम्पोर्टेंट एंड क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, ये जो है हम लोगों ने सारे स्टेट को देख बनाया है। ठीक है। सारे स्टेट को देख के फिर उसके बाद से जो इसे बनाया गया है, मतलब ये कि जो भी स्टेट जो है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, और PCI के जो सिलेबस है उसकी बेसिस पे जो इसको बनाया गया है। ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन ना पूछें, हाँ ये कि आप लोग ध्यान दें कि कौन सा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो चलिए अब हम ज़्यादा और भी बात नहीं करेंगे आपको, ठीक है, और फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो एक सब्जेक्ट है उसका हम IMPs देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसके आंसर्स है उसको। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, डिस्क्राइब फार्माकोथेराप्यूटिक्स एंड स्कोप ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ठीक है। पहले हम जानते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक्स वो क्या है। ठीक है। इसके बारे में डिस्क्राइब करें और स्कोप ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स और जो है उसका स्कोप क्या क्या है उसके बारे में भी बताइए। आंसर में, फार्माकोथेराप्यूटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिजीजेस, देयर कॉजेस, प्रोसेस ऑफ कॉज डेवलपमेंट, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स एंड चेंज इन लाइफ स्टाइल। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी हम जो दवा है, ठीक है, वो हमारे ऊपर मतलब जो डिजीज़ है उसके बारे में, जो दवा है उसके बारे में, जो कॉज है किसकी वजह से वो डिजीज हुई है उसके बारे में, ठीक है, और जो है हम हमारे लाइफ पे जो है क्या चेंजेस होंगे उसकी वजह से, उसके बारे में जो है हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स एंड चेंजेस इन लाइफ स्टाइल, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, यानी कि जो ये जो वर्ड है वो जो है 2 वर्ड से जो है मिल के बना है। ठीक है। किस किस, फार्माकोन और थेरेपी। ठीक है। यानी कि फार्माकोन मतलब ड्रग और थेरेपी मतलब सिस्टम टू अप्लाई। ठीक है। ये इसका मतलब हुआ, जो कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स ये पूरा कंप्लीट है। ठीक है। जो कंप्लीट हमारा वर्ड है वो है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। इसे हम तोड़ के फार्माकोन यानी कि ड्रग और यहाँ पे थेरेपी यानी कि सिस्टम टू अप्लाई। ठीक है। दूसरा है, अब हम देखते हैं अगला, स्कोप ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ठीक है। तो जैसे जो है क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है, वैसे ही हमें जो है आंसर भी देना है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, जिससे कि क्वेश्चंस अगर जो है वो क्वेश्चंस कह रहे हैं कि पहले आप डिस्क्राइब करिए फार्माकोथेराप्यूटिक्स को, फिर उसके स्कोप को भी बताइए, तो यहाँ पे हमको भी जो आंसर भी वैसे ही लिखना है। ठीक है। तो हमने देख लिया क्या, फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो डिस्क्राइब हमने कर दिया। ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे स्कोप, उसके जो है फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो स्कोप होंगे वो हम लिखेंगे। पहला है कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है। यहाँ पे जो है हम क्या कर सकते हैं, इस हम जो है जो ट्रीटमेंट के फील्ड में जो है हम काम कर सकते हैं। ठीक है। ये जो है स्कोप है इसका। कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी, जो डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी होती है वहाँ पर हम जो है काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एज ए प्रोफेशनल्स। ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर एडवांस स्टडी इन द फील्ड ऑफ डिजीज एंड देयर कॉजेज। इसमें जो हम क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन फॉर स्टार्ट मतलब जो एडवांस स्टडीज़ है उसको जो हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो है जो ये डिजीज़ और उसके कॉजेज हैं उसको पता करने में, उसको हम पढ़ने में जो है वो क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। कैन प्रिवेंट हिमसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम बीइंग सिक बाय चेंजेस इन लाइफ स्टाइल एंड डाइट। ठीक है। और जो है हम अपने आप को भी और दूसरे लोगों को भी जो है हम बचा सकते हैं, किससे, सिक होने से, बीमारी होने से। ठीक है। इसे जो हम बचा सकते हैं, और जो इसकी वजह से जो हमारे लाइफ चेंजेस होंगे, जो लाइफ स्टाइल होगा और जो डाइट होगा वो भी जो हम चेंज कर सकते हैं। पांचवा है कैन मेक ए कम्युनिटी हेल्दी। ठीक है। और जो हम इसके थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को जो है वो हेल्दी बना सकते हैं। कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। यहाँ पे जो हम वो एपिडेमियोलॉजी है उसकी उस फील्ड में जो है हम काम कर सकते हैं, अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ठीक है। कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग।
यहाँ पे जो है हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं किसमें, रिसर्च करने में। जैसे कुछ नई बीमारियाँ आई, ठीक है, उसमें जो हम रिसर्च करेंगे उसके क्या पॉजिटिव एजेंट कैसे हैं, जो उसके कॉम्प्लिकेशन हैं वो कैसे हैं, ठीक है, इटियोलॉजी है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हम किसमें करेंगे, फार्माकोथेराप्यूटिक्स में। डेवलपमेंट हम करेंगे कि जो दवा जो है जिसकी वजह से जो है वो डिजीज़ कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, या उस जो बैक्टीरिया है या जो वायरस है वो कैसे ख़त्म होगा, कैसे जो है कंट्रोल होगा, इसका हम डेवलपमेंट कर सकते हैं किसमें, किसमें, फार्माकोथेराप्यूटिक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखते हैं, एक्सप्लेन द रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडेंस, ठीक है। यहाँ पे जो हम रैशनल जो ड्रग्स होते हैं उसके हम यूज को जो है एक्सप्लेन करेंगे, और जो ड्रग्स होती हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, और जो है जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो गाइडलाइंस होती हैं उसके बारे में भी हमको इसमें एक्सप्लेन करना है, बताना है, ठीक है। रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन यानी कि RUM। अब यहाँ पे जो है प्रोवाइडिंग राइट ड्रग टू ए पेशेंट्स इन एप्रोप्रिएट डोज। अब यहाँ पे हमको समझना क्या है कि जो रैशनल यूज है मेडिसिन है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डिफिनेशन है वो है प्रोवाइडिंग राइट ड्रग टू ए पेशेंट इन एप्रोप्रिएट डोज, यानी कि जो एप्रोप्रिएट डोज है जिस पेशेंट को, ठीक है, उसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और राइट ड्रग के साथ, जो सही ड्रग है उसके साथ, फॉर एप्रोप्रिएट टाइम, और एक एप्रोप्रिएट टाइम में एट लोवेस्ट कॉस्ट, और जो है हम उसको काफ़ी कम दामों में जो है उसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फैक्टर्स जो होते हैं ये चलिए देखते हैं। फैक्टर्स पहला है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इंडिविजुअल पेशेंट असेसमेंट, अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस, बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क, डोसेज एंड ड्यूरेशन, पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट काउंसलिंग, कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशंस। ये सब जो है फैक्टर्स हैं किसके, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन के, ठीक है, RUM के। आपको मैं सिंपल भाषा में समझा दूं कि जो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन होता है वो क्या होता है, हम किसी पेशेंट को दवा देते हैं एक अप्रोप्रिएट डोज, यानी कि जो एक डोज बनाई गई है उस डोज में, और एक जो टाइम दी गई है उसी टाइम में, और जो है उसको काफ़ी कम दामों में, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन जो हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ने वाले हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब हम देखेंगे कि जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती हैं वो क्या होती हैं, यानी कि शॉर्ट में से हम EBM कहेंगे, यूजिंग द बेस्ट अवेलेबल साइंस बेस्ड रिसर्च फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। हम जो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे बेहतर है, जो साइंस बेस्ड रिसर्च है उसको जो हम यूज़ करते हैं क्या करने में, ट्रीटमेंट करने में। कंपोनेंट्स जो है वो चलिए देखते हैं, बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, क्लिनिकल नॉलेज एंड स्किल्स, और पेशेंट्स नीड। यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं वो है बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। जो एविडेंस होता है वो बेस्ट होना चाहिए, वो अवेलेबल होना चाहिए। क्लिनिकल नॉलेज एंड स्किल्स, यहाँ पे जो है आपको अगर क्लिनिकल नॉलेज नहीं होगा कि मतलब कैसे किस बीमारी को इलाज किया जाता है, किस तरह से जो है हम उन्हें जो है अच्छे से, जो एक स्किल्स होता है जो प्रोफेशनल के अंदर होना चाहिए वो चीज़ें रहनी चाहिए, और जो पेशेंट्स की नीड है वो भी हमको मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अगला है स्टेप्स ऑफ EBM। जो EBM के स्टेप्स हैं उसको देखते हैं। आस्क क्लिनिकल क्वेश्चंस, हम जो है पहले जो है EBM करते वक्त, ठीक है, जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जब भी हम इसका जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, उस समय जो हम क्या पूछते हैं, आस्क क्लिनिकल क्वेश्चंस। पहले हम जो उन्हें क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। दूसरा है फाइंड बेस्ट एविडेंस, जो उनके पास सबूत होता है जो एक तरह से वो हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है। एवल्यूएट एविडेंस, यानी कि वैलिड एंड यूजफुल, और उसके बाद जो हम एविडेंस जो बताते हैं कि मुझे ये ऐसा कंडीशन है, ये है ऐसा है, तो हम उसे जो है मतलब ऐसा समझते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं, ये यूजफुल है कि नहीं है, ठीक है। फोर्थ है एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस, और जो है जो एविडेंस होता है उसको जो हम अप्लीकेट करते हैं, ठीक है, असेसमेंट्स ऑफ रिजल्ट, और उसके बाद से जो हम उसका जो रिजल्ट होता है उसे हम बताते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, अब STGs क्या होता है, ए टूल दैट हेल्प्स एंड गाइड्स प्रिस्क्राइबर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक टूल है जिसकी हम मदद से, जिसकी हम हेल्प से और उसके गाइड से जो प्रिस्क्राइबर होते हैं या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो जो है क्या करते हैं, प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी कि उन्हें जो है एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और जो है क्वालिटी ऑफ केयर एट गुड कॉस्ट, यहाँ पे क्वालिटी जो है उनको अच्छे से अच्छी दी जाती है एक अच्छे कॉस्ट पे, ठीक है। तो सिंपल सा भाषा आप समझिए इस चीज़ को कि हमें क्या करते हैं यहाँ पे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। यहाँ पे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब आप क्या समझ रहे हो,
यहाँ पे एविडेंस बेस्ड का मतलब हो गया कि जिस चीज़ की दवा जिस लिए बनी है, ठीक है, उसी उसी जो है चीज़ के लिए यूज़ हो रही है उस मेडिसिन को, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, राइट, एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करती है, यानी कि वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। अब जब बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगी तो हम जो है उसे एंटीवायरल में नहीं देंगे, ठीक है। कब देते हैं, जब वो डॉक्टर प्रिस्क्राइबर जब समझते हैं उस चीज़ को कि कब देना चाहिए, फिर वो देते हैं। लेकिन हमें जो है एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरियल के अगेंस्ट ही काम जो हमें यूज़ करनी, तो वैसी दवाओं को जो हम क्या कहेंगे, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एंड गिव देयर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। यहाँ पे हमें एंजाइना को और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस को क्या करना है, डिफिनेशन देना है, और जो उसके फार्माकोलॉजिकल जो मतलब जो मैनेजमेंट होते हैं उसको हमें बताना है। आंसर, एंजाइना ए टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। अब यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, ए टाइप ऑफ चेस्ट पेन यानी कि एक ऐसा सीने का दर्द है जो रिड्यूस ब्लड फ्लो यानी कि जो है किसके द्वारा होता है, जब ब्लड फ्लो जो है वो कम होता है, यानी कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है, टू द हार्ट। यानी कि हमारे जब हार्ट में जो है क्या होता है, ब्लड फ्लो का जो है वो सप्लाई जो है जब धीमा होता है, लो होता है, उस कंडीशन में जो हमें क्या होता है, एंजाइना, ठीक है। तो एंजाइना जो बहुत तेजी से चेस्ट पेन होगा तो उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एंजाइना कहेंगे। टाइप्स इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। पहला है वो है स्टेबल क्रॉनिक, यानी कि एक पहला जो इसका है वो है स्टेबल और क्रॉनिक। फॉलोज रेगुलर पैटर्न ड्यू टू स्टेबल ब्लॉक occurs when workload of heart increases revealed by rest and medications, ठीक है। यहाँ पे जो है जो इसके टाइप्स हैं वो है स्टेबल क्रॉनिक, यानी कि ये जो है मतलब आपको रेगुलरी जो है ऐसा होता है कि हल्का फुल्का दर्द हुआ, ठीक है, रेगुलरी यानी कि डेली, ठीक है, एक तरह से आप कह लीजिए डेली। और जब भी आप काम करने जाते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा आपके ऊपर वर्क लोड पड़ता है जिसकी वजह से ये दर्द हो रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद से आप जाते हो कहीं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा आप बैठ जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो ये क्या होता है, रिलीफ आपको मिल जाता है, रिलीफ बाय रेस्ट एंड मेडिकेशंस, और थोड़ा बहुत मेडिसिन पे ले लेते हैं तो आप आराम महसूस करते हैं, आप आराम हो जाते हैं। ये हमारा स्टेबल और क्रॉनिक स्टेज हो गया। दूसरा है वो है अनस्टेबल एंजाइना। अब यहाँ पे अनस्टेबल जो एंजाइना होता है वो होता है डज नॉट फॉलो रेगुलर पैटर्न, अकर्स इवन एट रेस्ट, नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड मेडिकेशंस। अब एक ऐसा एंजाइना होता है जिस कंडीशन में जो है कोई भी आप जो है कुछ भी आप कर लो, ठीक है, चाहे मेडिसिन ले लो या आप रेस्ट कर लो, उस कंडीशन में भी जो ये ठीक नहीं होता है, आपका चेस्ट पेन एकदम ताड़ा होता रहेगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे अनस्टेबल एंजाइना। उसके बाद है तीसरा है वो है माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना। अब जो माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना होता है वो है व्हेन स्मॉलेस्ट कोरोनरी आर्टरीज आर ब्लॉक्ड। जो एक स्मॉलेस्ट कोरोनरी आर्टरी होती है हमारे, ठीक है, वो जो है क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। उस कंडीशन में बहुत तेज जो है पेन होता है, तुरंत पेशेंट जो है तुरंत वो जो है मतलब इतना तेज पेन होता है कि वो असहायक पेन जो बोला जाए वो होता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल चलिए मैनेजमेंट देखते हैं। यहाँ पे आप वर्ड सुन रहे होंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है, ये फार्माकोलॉजिकल मैनेज क्या आप मतलब समझिए, जो फार्मेको यहाँ वर्ड आ गया, यानी कि यहाँ पे जो है फार्मेसी से रिलेटेड यानी कि जो ड्रग्स है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाले हैं किसको, उस बीमारी को, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब वहाँ पे हम मैनेज करेंगे कि कितना वहाँ पे किस कैटेगरी का और कितना डोजेस, ये सब सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका एंजाइना का जो है देखेंगे। तो यहाँ पे पहला है वो क्या है, पहला है वो है नाइट्रेट्स। अब यहाँ पे नाइट्रेट जो होता है इसमें जो है हम यूज़ करते हैं, जो नाइट्रेट्स कैटेगरी है इसमें हम यूज़ करें नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसर्बाइड, डाइनिट्रेट, ठीक है। अब उसके बाद से जो है इसमें क्या होता है, ओपन कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, गिवन बाय सबलिंगुअल रूट। अब जो है ये क्या करता है, कोरोनरी जो आर्टरीज होती है उसको जो है ये ओपन करता है, खोल देता है, गिवन बाय सबलिंगुअल। अब जो है ये कैसे हमको इसको देना है, इसका रूट क्या है, सबलिंगुअल है, ठीक है, सबलिंगुअल जो हमें ये दवा देनी रहती है, ठीक है। दूसरा है बीटा ब्लॉकर। जो बीटा ब्लॉकर होते हैं वो जैसे कि एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, डिक्रीज बीपी एंड स्लो हार्ट रेट। अब जो ये क्या करता है कि बीपी की जो है वो कम कर देता है, और जो है जो हार्ट रेट होता है उससे भी ये स्लो कर देता है। तीसरा है हमारा
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे कि एम्लोडिपिन हो गया, ठीक है, नाइफेडिपिन हो गया, वर्पामेल हो गया, ठीक है। ये सब मेडिसिन आप लोग सुने ही होंगे, क्योंकि बीपी की दवा में जो है ज़्यादातर यूज जो है लोकल ये जो एम्लोडिपिन यूज होती है, ठीक है। नाइफेडिपिन भी ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका नाम चलता है, ठीक है, एम्लोडिपिन का। मतलब हर मेडिकल स्टोर पे आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये किस में आएंगे, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आते हैं, ठीक है, एम्लोडिपिन। तो ये सब जो है। उसके बाद फोर्थ है वो है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। यहाँ पे जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स होते हैं वो जैसे कि एंटीप्लेटलेट, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। अब जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स होते हैं जैसे एंटीप्लेटलेट जो होते हैं, वो ड्रग्स जो ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे दवा होते हैं जो है ब्लड क्लॉटिंग से जो है रोकते हैं, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे हमें जो है ब्लड को जमने नहीं देना है, क्लॉट नहीं होने देना है, ठीक है। तो हम ये थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है वो क्या है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कंडीशन इन विच ब्लड सप्लाई डिक्रीजेस और स्टॉप टू हार्ट मसल्स कॉजिंग डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यूज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ऐसा कंडीशन है इन विच ब्लड सप्लाई डिक्रीजेस, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई है वो काफी कम हो जाता है और स्टॉप हो सकता है मे बी कि वो रुक जाए, किसमें, इस हार्ट मसल्स, ठीक है, हार्ट मसल्स में, कॉजिंग डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यूज। यहाँ पे जो ऐसा कंडीशन होता है, ये जो है कार्डियक जो टिश्यूज होते हैं वो जो है डेथ हुए रहते हैं। इसका कारण क्या होता है, डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यूज। इस जब ये होता है, ठीक है, तो क्या होता है, हो सकता है कि जो ब्लड सप्लाई हो वो डिक्रीज हो या बंद हो जाए, ठीक है। तो ये हम इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। आपको अच्छे से समझना है, बहुत ज़्यादा टेंशन या बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। आपको अच्छे से समझना है इस चीज़ को, आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। मतलब डिजीज़ को मैं मतलब जिस तरह ये बना हुआ है नोट्स हमारा IMP, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसे जो है बच्चे जो है पसंद भी करते हैं, काफ़ी लोग जो इसको मंगाते हैं, ठीक है। तो आप भी जब भी मतलब आपको लगे कि हाँ अभी आपको चाहिए ये, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे सर का जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके आप इसे जो है प्रिंटेड नोट्स में जो आप मंगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके घर तक जो है हम लोग, आप जब ऑर्डर करेंगे हफ्ता दिन या 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगेंगे, ठीक है, आपके घर पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। जो IMPs होंगे इसके, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसका, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, ठीक है। तो देख लिया, फिर चलिए इसका देखते हैं ट्रीटमेंट। अब जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है एंजियोप्लास्टी। अब एंजियोप्लास्टी क्या होता है, कैथेटर विथ बैलून इंसर्टेड एंड inflated and blockage to expand artery, then stent place after angioplasty, same medication as angina pectoris। अब यहाँ पे जो है जो एंजियोप्लास्टी होता है वो क्या होता है, कैथेटर विथ बैलून इंसर्टेड एंड इन्फ्लेटेड ब्लॉकेज टू एक्सपैंड आर्टरी। अभी जो है क्या होता है कि जो है एक कैथेटर होता है, बैलून के साथ जो हम इंसर्ट करते हैं, कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इन्फ्लेटेड एट ब्लॉकेज, ठीक है, जिस जगह जो है ब्लॉकेज हुई रहती है वहाँ पे हम जो है इसको इंसर्ट करते हैं, ताकि जो है जो आर्टरी है उसको जो एक्सपांड कर दे, उसको जो है ऐसे बढ़ा दे, एक्सपांड कर दे, ठीक है। देन स्टेंट प्लेस, और वहीं पे जो हम इसको जो स्टेंट कर देते हैं वहीं पे प्लेस कर देते हैं आफ्टर एंजियोप्लास्टी। अब जो है एंजियोप्लास्टी के बाद जब ये कंडीशन सही हो जाता है, जब जो आर्टरी जो है मतलब एक्सपैंड हो जाता है, उसका जो मतलब जो एक तरह से कहिए कि जब ये चिपका हुआ है वो जो है खुल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, बढ़ जाता है, तब जो है हम एंजियोप्लास्टी के बाद क्या करते हैं, सेम मेडिकेशन है, उसके बाद से हम एंजाइना पेक्टोरिस के ही जो है जो मेडिसिन यूज होती हैं उसे हम यूज़ करते हैं किसमें, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में, ठीक है। आपको होपफुली ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा एंड डिफाइन COPD। चलिए इसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं अस्थमा को, ठीक है। ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर इन विच ब्रोंकियल एयरवेज बिकम स्लोवेन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है ये एक क्रोनिक कंडीशन है, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, ये एक जो है इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है इन विच ब्रोंकियल एयरवेज बिकम स्वेलन, यानी कि जो ब्रोंकियल एयरवेज होते हैं जिसके थ्रू जो हम एयर को बाहर और अंदर करते हैं, बिकम स्वेलन, यानी जो है वो जो है क्या हो जाता है, सूज जाता है, फूल जाता है एक तरह से, ठीक है। नैरोड एंड कॉज डिफिकल्टी, और जो वो नैरो हो जाता है जिसकी वजह से हमें क्या होती है, डिफिकल्टी इन एयर फ्लो, यानी कि जो हमको एयर फ्लो करने में जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, ये होता है क्या, अस्थमा। ये चीज़ हो गई। दूसरा है हमारा टाइप्स। अब इसके टाइप जो होंगे वो है, पहला है एटोपिक एक्सट्रिंसिक। अब जो एटोपिक एक्सट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक होगा
ड्यू टू एलर्जेंस, डस्ट, फीदर्स, फूड, पॉलन, ठीक है, इस कंडीशन से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम कई सारे जो इसके हैं, वो दूसरा है उसका नॉन एटोपिक इंस्टिंक्टिंग्स। तो जो नॉन एटोपिक इंट्रिंसिक होता है वो जो है ड्यू टू इरिटेंट्स, एयर पॉल्यूशंस, कोल्ड, स्मॉग, स्ट्रेस, इस कंडीशन से जो होता है वो है नॉन एटोपिक यानी कि इंट्रिंसिक, ठीक है। तीसरा है ड्रग इंड्यूस। अब जो है कुछ ऐसा भी होता है कि ड्यू टू ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, ये आप चीज़ को आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा 1 2 3, ठीक है। इस चीज़ को देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन हम लोग जैसे कुछ भी क्वेश्चन बता रहे हो तो आप लोग भी प्लीज़ कॉपी लेकर बैठा करिए, कॉपी लेकर अच्छे से आप लोग भी इसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीन, पहला जो है वो एटोपिक एक्सट्रिंसिक, इसमें जो क्या हो रहा है एलर्जेंस जैसे हो रहे हैं, जैसे जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है। जैसे डस्ट हो गया, फीदर्स हो गए, फूड हो गए, पोलन हो गया, इसकी वजह से। दूसरा है नॉन एटोपिक या इंस्ट्रिंसिक जो है ड्यू टू इरिटेंट्स, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, कोल्ड हो गया, स्मोक हो गया, ठीक है, स्ट्रेस हो गया, इसकी वजह से हो रहा है। और तीसरा है वो है ड्रग इंड्यूस, यानी कि जब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एस्पिरिन, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसकी हम देखेंगे पैथोजेनेसिस, ठीक है, पैथोजेनेसिस। अब यहाँ पे जो है क्या होता है, एक्सपोजर टू एलर्जेंस, ठीक है। इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस, प्रोड्यूसेस T helper cells, plasma cells make antibodies, फिर उसके बाद से loaded on mast cells, next exposure activities, mast cell release histamine, prostaglandin, leukotrienes and airway obstructions। अब जो पैथोजेनेसिस होता है इसका मतलब ये हुआ कि जो जो बीमारी है या जो डिजीज है, ठीक है, वो किस तरह जो है कैसे जो है वो वहाँ पे जाके अटैक की है, कैसे वो हुआ है, ठीक है, उस चीज़ को हम जानते हैं तो उसे हम कहेंगे पैथोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो एक्सपोजर टू एलर्जेंस यानी कि एक तरह से जो एलर्जेंस होता है, एक्सपोज होता है, इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो जो है रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, उसके बाद से जो वो प्रोड्यूस करता है कौन सा टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं उसको जो ये प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है उसके बाद प्लाज्मा सेल्स मेक एंटीबॉडीज, फिर जो है जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो जो क्या बनाते हैं एंटीबॉडीज को बनाते हैं, जैसे लाइक IgE, ठीक है, ये एक टेस्ट भी होता है IgE करके, ठीक है। लोडेड ऑन मास्ट सेल, अब जो एंटीबॉडीज होते हैं वो जो है मास्ट सेल पे क्या होते हैं लोडेड होते हैं। नेक्स्ट एक्सपोजर एक्टिविटीज मास्ट सेल, अब इसके बाद से जो भी एक्टिविटीज होती है वो क्या करता है मास्ट सेल करता है, ठीक है, रिलीज हिस्टामिन, अब उसके बाद से जो है हिस्टामिन को जो है वो रिलीज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करते हैं, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स जो होता है उसको भी ये रिलीज करते हैं। उसके बाद एयर वे ऑब्स्ट्रक्शंस, जो एयर वे होते हैं उसको जो है ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ये सब जो है क्या है पैथोजेनेसिस है। जब भी क्वेश्चंस ऐसे आए तो आपको भी जो है ऐसे ही लिखनी है, या तो आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप एक्सपोजर टू एलर्जेंस लिख दिए, यहाँ पे ऐसे करके आपने इसको लिख दिया इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज, फिर उसके बाद से इसको लिख दिया जो प्रोड्यूस टी हेल्पर सेल्स, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है तरीका है लिखने का, ठीक है। होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लॉन्ग टर्म अस्थमा मेडिकेशंस, जो लॉन्ग टर्म जो चलते हैं अस्थमा उसके जो मेडिसिन होते हैं वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है लॉन्ग टर्म की। पहला है वो है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब जो है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है उसको जो है इनहेल करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, जैसे फ्लूटिकासोन, बर्डसोनाइड, ठीक है, ये दो जो दवाएं होती हैं ये इनहेल किया जाता है, ठीक है। दूसरा है वो है ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स, ठीक है, जैसे कि मोंटिलोकास्ट, जेफिरुलोकास्ट, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, अब जो है लॉन्ग एक्टिंग जो बीटा एगोनिस्ट होते हैं उसमें जो है साल्मेट्रॉल, फॉर्मोट्रॉल। फोर्थ नंबर है वो है थियोफाइलिन, ठीक है। ये सब जो है लॉन्ग टर्म अस्थमा जो है मेडिकेशन है, ये जैसे लॉन्ग टर्म जो अस्थमा है जो लंबे समय से चल रही है उसमें जो है ये सब यूज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्विक रिलीफ अस्थमा मेडिकेशंस। अब जो है कुछ ऐसे कंडीशन बन जाता है जिसमें जो हमें बहुत जल्दी रिलीफ चाहिए अस्थमा से, ठीक है, तो उस समय जो हम क्या करते हैं इनहेल शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, यानी कि उस समय जो हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं जो बीटा एगोनिस्ट है वो जो है जैसे दवा अल्बिट्रॉल, ठीक है। दूसरा है इप्राट्रोपियम, ये जो इप्राट्रोपियम होता है इसको भी जो हम तुरंत रिलीफ करने के लिए अस्थमा को तुरंत जो है कंट्रोल करने के लिए हम जो है मेडिसिन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है वो है COPD यानी कि कॉप्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज।
अब जो है जो WHO है, ठीक है, वो क्या करता है, ए लंग डिजीज डिफाइंड एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ लंग एयर फ्लोज दैट इंटरफेयर विथ नॉर्मल ब्रीदिंग एंड इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। अब यहाँ पे जो है जो WHO का जो डिफिनेशन है किसके बारे में, COPD के बारे में, ए लंग डिजीज यानी कि ये जो हमारे लंग का डिजीज है जो कि डिफाइन होता है एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ लंग एयर फ्लोज, जो कि ये जो है जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं लंग्स में एयर फ्लोज के द्वारा, ठीक है, सॉरी एयर फ्लोज के दौरान, दैट इंटरफेयर विथ नॉर्मल ब्रीदिंग, जो कि ये इंटरफेयर करता है जब भी हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं, जब भी हम नॉर्मली सांस लेते हैं, एंड इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल, और जो है वो अच्छे तरीके से रिवर्स नहीं हो पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, COPD, ठीक है, इसे जो हम क्या कहेंगे, COPD, ये जो है WHO का डिफिनेशन है, ठीक है, आप इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप समझ भी गए होंगे कि क्या चीज़ है ये, तो आप अपने हिसाब से भी जो है लिख सकते हैं। देखिए ज़रूरी ये है कि आप जो है कैसे इसको जो समझ रहे हो, ठीक है, आप जिस तरह समझे उस तरह जो आप COPD को लिखें, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप की बात करेंगे, टाइप्स जो होते हैं इसके, टाइप 1 देखेंगे, क्रोनिक ब्रोंचाइटिस। अब जो क्रोनिक ब्रोंचाइटिस होता है उसमें जो क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड थिक म्यूकस फॉर्मेशंस। जो क्रोनिक ब्रोंचाइटिस होता है उसमें जो है इन्फ्लामेशन किस में हो रहा है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड थिक म्यूकस फॉर्मेशंस, ठीक है, यहाँ पे जो है ये सारा दिक्कत हो रहा है किसमें, क्रोनिक ब्रोंचाइटिस में। दूसरा है एम्फीसेमा। एम्फीसेमा में क्या हो रहा है, डैमेज ऑफ एल्वियोली एयर सैक, ठीक है, जो एल्वियोली होता है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे करके ऐसे हमारे फेफड़ा में ऐसे जो रहता है उसे हम बोलेंगे एल्वियोली, ठीक है, जो एल्वियोली होता है, जो एयर सैक्स होते हैं वो जो है वेयर इलास्टिसिटी इज डिस्ट्रॉयड, जो उसके इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, किस कंडीशन में, एम्फीसेमा में, ठीक है। एम्फीसेमा में क्या हो रहा है, जो एयर सैक या एल्वियोली जो हो रहे हैं उसके जो इलास्टिसिटी जो होती है, जैसे मान लीजिए जैसे इलास्टिसिटी मतलब ये हो गया, जैसे खुल रहा है फिर बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, ये जो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय की जाती है, कर हो जाती है, ठीक है, इस कंडीशन एम्फीसेमा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये, गिव द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिस्मोनेरिया, ठीक है, एंड प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है डिस्मेनोरिया का और उसके और जो है परमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के, वो क्या क्या है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है वो डिस्मेनोरिया का, क्रैम्प्स एंड पेल्विक पेन विथ मेंस्ट्रुएशंस। अब जो डिस्मेनोरिया जो होता है ये जो है क्या होता है, इसमें क्रैम्प्स होते हैं और जो है पेल्विक जो है वो बहुत तेजी से पेन करता है, और ये साथ में जो है मेंस्ट्रुएशन के साथ, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन भी होता है जो फीमेल में, ठीक है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो है, ठीक है, उसमें क्रैम्प्स भी होंगे और पेल्विक भी पेन होगा, ठीक है, साथ में मेंस्ट्रुएशन के। तब इसमें हम देखते हैं जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है उसमें हम क्या देते हैं उनको। पहला है एनाल्जेसिक देंगे, जो कि पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, नैप्रोक्सेन, ये जो है एनाल्जेसिक होती हैं। दूसरा है एंटी स्पास्मोडिक्स होते हैं, जो एंटी स्पास्मोडिक होते हैं वो डाइसाइक्लोमीन प्लस मिफाइन मिक एसिड, ठीक है, ये डाइसाइक्लोमीन करके भी आता है और ये मिफ्टाल स्पास करके भी आता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग नॉर्मली, ठीक है, जो लोकल दवा है, ठीक है, मिफाइनिमिक एसिड का। तो ये आपने देख लिया, ठीक है, ये सब दवा जो है किस में यूज़ हो रहा है, डिस्मेनोरिया में जो है यूज़ हो रहा है, फिर जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है ये जो क्रैम्प्स और पेल्विक पेन होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि PMS क्या होता है। जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, ए ग्रुप ऑफ अनप्लीजेंट सिम्टम्स दैट ऑकर्स इन वुमेन टिपिकली डेज बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हो सकता है कि एक दिन पहले या जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उसके दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि PMS क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ अनप्लीजेंट सिम्टम्स दैट ऑकर इन वुमेन टिपिकली डेज बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। यानी कि ये एक ऐसा सिंड्रोम है, ये एक ऐसा कंडीशन है जब ये महिलाओं में अक्सर करके, मतलब महिलाओं में ही होता है, ठीक है, जो कि हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुएशन के ये दौरान हो या मेंस्ट्रुएशन के एक दिन पहले हो, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो अनप्लीजेंट होते हैं, कई सारे हो सकते हैं इसके, ठीक है। अब इसके हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। पहला है एंटी डिप्रेसेंट्स। अब हम जो कुछ एंटी डिप्रेसेंट जैसे SSRIs, ठीक है, अब इसका आप लोग फुल फॉर्म जो है वो कमेंट करिएगा, किसमें, हमारे जो कमेंट खोला हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग SSRIs का जो है वो कमेंट करिएगा, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ, फ्लिक्सटाइन और पैरोक्सिटीन, ठीक है,
ये जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं और जो ये एसेसराइज होते हैं, जैसे फिलिक्सटीन हो गया, पैरोक्सटीन हो गया, ये सब यूज होते हैं उसमें, ठीक है। किसमें किसमें यूज हो रहे हैं? जो ये प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, यानी कि जो पीएमएस है। दूसरा है नसीड की जो आइबुप्रोफेन हो गया, ठीक है, आइबुप्रोफेन भी यूज होता है उसमें। तीसरा है वो है डायरोटिक्स, यानी कि स्पिरुनोलैक्टोन फॉर एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड एंड ब्लॉटिंग, ठीक है। इस कंडीशन में भी जो हम स्पिरुनोलैक्टोन को जो है यूज करते हैं। आगे है चौथा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो, ठीक है, उसको भी हम यूज़ करते हैं। स्टॉप ओव्यूलेशन एंड प्रिवेंट सिम्टम्स, ठीक है, जो ओव्यूलेशन होता है उसको ये रोकता है और जो हमें सिम्टम्स के आने को जो है ये रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखते हैं। गिव द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। अब यहाँ पे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है किसका? हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म का, यानी कि यहाँ पे हाइपो का मतलब ये हो गया, इसका जो लेवल है वो लो है, सॉरी, इसका जो लेवल है थायराइड का वो है लो है। और ये हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब ये कि इसका जो लेवल है वो जो है क्या है? हाई है, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो हो गया, लैक ऑफ थायराइड हार्मोन्स, यहाँ पे जो क्या हो रहा है? लैक हो रहा है किसका? थायराइड हार्मोन्स का, यानी टीएच का इन ब्लड सर्कुलेशन 20 to 40% विच स्लोज डाउन मेटाबॉलिज्म। और जो है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो जो है क्या हो रहा है? विच स्लोज डाउन, और काफ़ी जो है डाउन हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह जो है क्या है? थायराइड हार्मोन्स के लैक होने की वजह से, कम होने की वजह से। तो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है क्या हो रहा है? ब्लड सर्कुलेशन जो है 20 से 40% स्लो हो रहे हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन चलिए देखते हैं जो इसके हाइपोथायरॉयडिज्म के। पहला है वो है कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ड्राई स्किन, हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल, टिंगलिंग इन हैंड्स, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, वेट गेन। ये सब सारा कंडीशन जो है, ये सब जो है क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन है वो सब जो है किसका है? हाइपोथायरॉयडिज्म में। अब मैनेजमेंट देखते हैं। पहला जो है वो इसका जो दवा हम यूज़ करते हैं इसमें लीवोथायरोक्सिन, ठीक है। इसमें जो हम यूज़ करेंगे जो लो है, ठीक है, उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं लीवोथायरोक्सिन यानी कि T4। और दूसरा है वो है लायोथायरोनिन T3। तीसरा है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ T4 एंड T3, ठीक है। अब अगला देखते हैं वो है हाइपरथायरॉयडिज्म, कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस मोर थायराइड हार्मोन दैट नीडेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जो हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? जो प्रोड्यूस होना चाहिए एक नॉर्मल लेवल पे, ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा होने की वजह से जो है ये यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब इसके जो हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख सकते हैं, हो सकता है कि उनको वेट लॉस हो सकता है उनके जो है बॉडी वेट जो है वो क्या हो? कम हो, इंक्रीज एपेटाइट, ठीक है, चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेस्टलेसनेस, डायरिया, एक्सेस स्वीटिंग, स्लीप प्रॉब्लम, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये सब जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। मैनेजमेंट जो हो गया, अब हम यहाँ पे जो फार्माकोलिकल मैनेजमेंट करेंगे वो है हार्मोन इनहिबिटर जो देंगे वो है मेथिमाजोल, ठीक है। अब मेथिमाजोल जो होता है वो और प्रोपिथायोयूरेसिल, ठीक है, ये भी जो हम यूज़ करते हैं। अब उसके बाद अगला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो इनहिबिट कन्वर्जन्स ऑफ T4 to T3, ठीक है। ये जो है क्या करता है? इनहिबिट करता है, ख़त्म करता है कन्वर्जन होने से T4 to T3 को। रेडियो एक्टिव आयोडीन यानी कि RAI डिस्ट्रॉयज थायराइड सेल्स, जो कि ये थायराइड सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है किसका? हाइपरथायरॉयडिज्म का, ठीक है। यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल ठीक है। आगे देखते हैं डिफाइन एपिलेप्सी एंड पार्किंसन डिजीज, जो हमें एपिलेप्सी और जो है पार्किंसन डिजीज को जो है डिफाइन करना है। पहला एपिलेप्सी, ए नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन सेल्स आल्सो कॉल्ड सीजर्स एंड कन्वल्जन रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन, इन्वेंट्री मूवमेंट, शेकिंग ऑफ शेकिंग ऑफ बॉडी। ये एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। यहाँ पे क्या हो रहा है? एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है किसके द्वारा? नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है
इन ब्रेन सेल, जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं उसमें एल्सो कॉल्ड सीजर एंड कन्वर्जन, इसे जो है हम सीजर भी कहते हैं और कन्वर्जन भी कहते हैं। रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शंस, इनवॉलंटरी मूवमेंट, शेकिंग ऑफ बॉडी, और जो है ये इसका रिजल्ट जो निकलता है वो जो है कॉन्ट्रैक्शन है, इन्वॉलंटरी मूवमेंट है, शेकिंग ऑफ बॉडी है। ठीक है, इन सारे जगहों पे आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन जो होता है एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिग्रेडेशन डिसऑर्डर, स्लोज डाउन वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये जो है हमारे जो वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं इसको जो ये स्लो डाउन करता है। ये पार्किंसन डिजीज जिसको भी होता है वो एकदम धीमे धीमे चलेगा। एक बार क्या हुआ था कि मैं मतलब बारिश हो रहा था बहुत तेज, ठीक है, और मैं बाइक से जा रहा था और एक मतलब चाचा थे, एजेड थे, वो ऐसे ऐसे करके मतलब पत्थर गिर रहा है, ठीक है, मतलब पाथर ऐसे एकदम बहुत तेज से गिर रहा है, ठीक है, उनके सर पे भी लग रहा है, चोट भी लग रही है, ठीक है, उनके बॉडी पे भी गिर रहा है, लेकिन वो एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो मतलब मैं ऐसे अजीब मतलब उतना मैं अभी समझदार भी नहीं था, दूसरी चीज अभी मैं क्लास 10th में था, ठीक है। अब उस कंडीशन में मुझे ये मतलब तकलीफ हो रहा था सोच के कि मतलब ये क्यों इतना धीरे चल रहे हैं, एकदम ऐसे ऐसे चल रहे थे, एकदम ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो वो कंडीशन जो था वो कौन सा कंडीशन था, पार्किंसन डिजीज। आप भी कुछ ऐसे जो ओल्ड एज मतलब जो ओल्ड मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें आप देखेंगे तो ये कंडीशन जो है जिनको रहेगा वो एकदम धीमे चलेंगे, ठीक है, एकदम धीमे चलेंगे। जैसे उनका जो है वॉलेंट्री मूवमेंट को वो जो है बॉडी पार्ट्स के जो होते हैं वो जो है क्या करता है, कम करता है, स्लो डाउन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो धीरे चलते हैं। आगे है मसल टोन चेंज, रिजिडिटी एंड ट्रेमर, ठीक है, ट्रेमलिंग एट रेस्ट। अब जो है मतलब कि इस कंडीशन में जो है क्या होता है, जो मसल स्टोन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं, जो और ट्रेमर जो यानी कि ट्रेम्बलिंग जो है वो होता रहता है रेस्ट के समय, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होंगे जिसके भी ये दिखेंगे, ठीक है, वो जो है क्या कंडीशन है, पार्किंसन डिजीज से वो जो है ग्रसित है, उनको जो है पार्किंसन डिजीज है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, डिफाइन पेप्टिक अल्सर विद एटियोजेनेसिस एंड डिस्कस इट्स फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। अब जो हम पेप्टिक अल्सर जो होता है, ठीक है, वो उसके जो हम विथ एटियोपैथोजेनेसिस एंड डिस्कस इट्स फार्माकोलॉजिकल, और जो हम इसके फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों देखेंगे, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर जो होता है एक कंडीशन इन विच वुड सोर्स डेवलप्स ऑन द लाइनिंग ऑफ द ओसोफेगस, यानी जो हमारा ओसोफेगस होता है वहाँ पे जो है एक वाउंड यानी कि घाव की तरह या सौर की तरह जो है एक डेवलप हो जाता है, क्या हमारे जो लाइनिंग होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, ओसोफेगस में। किस तरह से हो रहा है, लाइनिंग जो होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर, ठीक है। और मे बी स्टमक भी हो सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकते हैं जी, ठीक है। और वहाँ पे कैसे बनता है, जैसे ये वॉन्ड या सोर जो बनता है, ठीक है, ऐसे करके गोल से बनेगा, ठीक है, और इसमें जो है कुछ जो है वो उसमें कुछ भरा भी रहता है, कुछ सॉस की तरह या वॉन्ड्स की तरह, ठीक है, डेवलप होते हैं। उस कंडीशन में क्या कहेंगे, पेप्टिक अल्सर। अब इसकी एटियोलॉजी जो है वो है, पहला है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है वो क्या होता है, इन्फेक्ट्स एंड कॉजेज इन्फ्लामेशंस। ये जो है इन्फेक्ट होता है, उसका जो कारण बनता है वो इन्फ्लामेशन होती है, यानी इसकी वजह से जो ये सूज जाता है, सूजन बना लेता है, ठीक है। दूसरा है नसीड्स, इनहिबिट कॉक्स 1। ये जो है क्या करता है, कभी कभी जो है आप नसीड भी लेते हैं, उसकी वजह से भी ये कंडीशन आपको हो सकती है, ठीक है, ये कारण आपको बन सकता है। स्मोकिंग हो सकता है कि आप जो है स्मोकिंग करते हो, एल्कोहलिज्म, इस ये भी करने की वजह से जो है पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं रेडियोथेरेपी की वजह से भी पैथोजेनेसिस चलिए देखते हैं। एच पाइलोरी रिलीज टॉक्सिन, जो एच पाइलोरी जो होता है, ठीक है, वो क्या रिलीज कर रहा है, यहाँ पे टॉक्सिन ही रिलीज कर रहा है, ठीक है, कॉजेज इन्फ्लामेशन, जिसका कारण जो है इन्फ्लामेशन बनता है यानी सूजता है। डैमेजेस डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारा लड़ने वाला जो बैक्टीरिया होता है, जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो जो है डैमेज हो जाता है, अल्सर डेवलप, उसकी वजह से जो क्या होता है वहाँ पे अल्सर डेवलप होते हैं। और नसीड्स इनहिबिट कॉक्स 1, और जो है जो नसीड्स मेडिसिन होती हैं, ठीक है, वो जो है क्या करती हैं, जो कॉक्स 1 होते हैं उनको जो ये इनहिबिट कर देती है, खत्म कर देती है। रिड्यूस पीजी सिक्रेशंस, जो हमारा पीजी सिक्रेशन होता है, ठीक है, वो जो है कम कर देता है। डिक्रीज डिफेंस मैकेनिज्म, अब जो है डिफेंस मैकेनिज्म भी जो है वो कम हो जाएगा। अल्सरेशन, उसके बाद से जो है क्या होता है, अल्सरेशन होता है, ठीक है। ये हमारा टोटल पैथोजेनेसिस है, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। अक्सर करके क्वेश्चन जो है ऐसे आते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली होने वाले जो डिजीज होते हैं, जैसे मतलब हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, और ये जैसे हाइपोग्लाइसेमिया या हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब जैसे जो एक तरह से कह लीजिए डायबिटीज जो होते हैं वो, ठीक है, और ये अल्सर है जैसे
ठीक है, पेप्टिक अल्सर, ये सब जो है जो टॉपिक है, इसको आपको जो उसके पैथोजेनेसिस है उसके बारे में भी आपको जानना जरूर चाहिए। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है तो वो देखते हैं। पेन इन स्टमक, जो हमारे पेट में जो है पेन होता है, इसकी वजह से ब्लॉटिंग होगी। ठीक है, जीआई डिसऑर्डर्स होंगे, जो हार्टबर्न होंगे। ठीक है, एपेटाइट चेंज, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, जो सीवियर कंडीशन होगा उसमें डार्क ब्लैक स्टूल। ठीक है, सीवियर कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे स्टूल होंगे उसका कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा, और जो है सीवियर पेन होंगे, बहुत ज़्यादा पेन भी होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। आगे देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, डाइट डिवाइड फूड्स टेकिंग लॉन्ग टू डाइजेस्ट, यानी कि हमें प्रोटीन जैसे मतलब पदार्थ को जो है एकदम नहीं खाना है डाइट में अपनी। जैसे नॉन फार्माकोलॉजिकल, जो कि हम जिसमें जो है दवा नहीं यूज़ करते, अपने डेली लाइफ को चेंज करके जो है इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। सेसेशन ऑफ नशेट्स, क्वाइटिंग स्मोकिंग, और जो नशेट्स होता है उसको जो हम रोकेंगे, क्वाइटिंग स्मोकिंग, और जो हम स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद से फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है उसके लिए पहला है वो एंटासिड्स। एंटासिड हम यूज़ करते हैं जिसमें जो है अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बायोकार्बोनेट, ये सब जो है एंटासिड्स होते हैं। इसे जो है डॉक्टर भी आपको देते हैं। ठीक है, दूसरा है एस2 ब्लॉकर। जो एस2 ब्लॉकर जैसे सिमेट्रिडीन हो गया, जैसे टाइगामेट करके आता है, रेनिट्रिडीन हो गया यानी जैंटेक करके आता है। ठीक है, फैमोटिडीन हो गया जो कि पेप्सिड करके आता है, ये सब जो है क्या है, एस2 ब्लॉकर है, इसको भी देते हैं इसमें। पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया, जैसे एमिप्राजोल, एसोमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सब जो भी जो है क्या करते हैं इसमें ही दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटेक्टिव ड्रग्स, जैसे कि कैराफेट यानी कि सक्राल फेट हो गया, जैसे पेप्टोबिस्मॉल, जैसे बिस्मुथ सब्लिसाइलेट हो गया। ठीक है, कवर्स बाउंड, ये जो है क्या करता है, कवर करता है बाउंड को। ठीक है, दूसरा है एंटीबायोटिक्स, जैसे इमिडाजोल हो गया, इथ्रोमाइसिन हो गया, अमोक्सिलिन हो गया, ये जो है किस में दिया जा रहा है, सब ये सब जो है पेप्टिक अल्सर में दिया जाता है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन 9 देखेंगे। गिव फार्माकोथेरेपी ऑफ वायरल इन्फेक्शन, यानी कि जैसे सार्स कोव है, जो सार्स कोरोना वायरस है, उसकी हम जो फार्माकोथेरेपी है उसको हम देखेंगे इसमें। ठीक है, कोविड-19 जैसे कि ए हाईली कॉन्टाजियस, ठीक है, डिजीज कॉज्ड बाय ये नोवेल कोरोना वायरस, यानी कि सार्स कोव-2, इसका जो नाम है वो है सार्स कोव-2। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिजीज है जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये SARS-CoV-2 अफेक्ट्स रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट बैडली इन स्टॉप्स एयर फ्लो, ये जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को जो है ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, एयर फ्लो जो है वो रुक जाता है, बंद हो जाता है, जिसके बाद से आदमी जो है पक जाता है, डेथ हो जाती है। इटियोलॉजी, अब इसके जो कारण है वो देखते हैं। पॉजिटिव एजेंट है इसके SARS-CoV-2। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसका जो ट्रांसमिशन होता है, कैसे ये मतलब जाता है, मतलब कैसे ये ट्रांसमिट होता है, कैसे एक से दूसरे जगह जाता है। पहला है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ठीक है, दूसरा है फिजिकल कांटेक्ट, तीसरा है कॉन्टामिनेटेड थिंग्स। ठीक है, इन सारे चीज़ों से जो है ये ट्रांसमिट करता है, एक दूसरे से फैलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। फीवर हो गया, ठीक है, फीवर हो गया, ड्राई कफ हो गया, वीकनेस हो गया, सोर थ्रोट हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो गया, चेस्ट पेन, ये सब जो है क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, यहाँ पे हम जो है ऑक्सीजन थेरेपी लेंगे, वेंटिलेशन लेंगे। ठीक है, वेंटिलेशन लेंगे, फ्रेश एयर लेंगे, इंकरेजिंग एंड काउंसलिंग। ठीक है, ये भी जो है एक नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का जो है पार्ट होता है। ठीक है, डेली जो हम उसको काउंसलिंग करते हैं, उसे हम इंकरेज करते हैं। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं वो है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, अभी हम देख रहे थे वो नॉन फार्माकोलॉजिकल, फिर देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। पहला है वो है एंटीवायरल ड्रग्स, जैसे रेमडेसिविर हो गया, ठीक है, रिटनोवायर हो गया और निलमेट्रोलेविर हो गया। ठीक है, ये सब जो है क्या है, एंटीवायरल ड्रग्स हैं। काफ़ी सारे ड्रग्स का अगर आप देखे होंगे जो मेडिकल स्टोर, तो वहाँ पे जो आपको मिल जाती है ये रेमडेसिविर करके, रिटनोवायर करके। ठीक है, दूसरा है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जैसे बेफ्टेलोविमैब। ठीक है, ये जो मेडिसिन होती हैं वो यूज़ होती हैं वायरल के अगेंस्ट। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए नोट ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये पूरे मतलब अब आने वाले जो वक्त है ये सबसे डेंजरस चीज़ होने वाला है। ठीक है, सबसे डेंजरस चीज़ होने वाला है जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे खतरनाक चीज़ होने वाला है ये आने वाले वक्तों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 10 है वो है राइट ए नोट ऑन
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्टॉप एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स फ्रॉम वर्किंग अगेंस्ट इट। ठीक है, जो ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एबिलिटी ऑफ माइक्रो, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो वायरस हो गए, चाहे वो बैक्टीरिया हो गए, चाहे वो जो है फंगस हो गए, ठीक है, ये सब जो है क्या होता है, टू स्टॉप एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स फ्रॉम वर्किंग अगेंस्ट इट, यानी कि जो है ये क्या करते हैं, इनके पास इतनी एबिलिटी हो जाती है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास, कि वो जो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो होते हैं, ठीक है, उसको जो है ये क्या करती है, रोकती हैं अपने अगेंस्ट काम करने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, हम वहाँ पे देंगे एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक हम जब देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक, यानी कि जो एंटीबायोटिक होगा वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा, यानी कि उसको किल करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। तो ये जो है जो एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स होते हैं उसको जो हम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के, लेकिन जो है यहाँ पे उल्टा काम होता है कि वो जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है जो उनका एबिलिटी होता है वो बढ़ गया रहता है, जो उसे अगेंस्ट जो है काम करने नहीं देता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बिकम्स इनएफेक्टिव, और जो है ये क्या बनता है, ये एक समय ऐसा आता है कि वो जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो इफेक्टिव दिखना चाहिए, वो जो है इनइफेक्टिव दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वो है इसके कॉजेज। अब इसके कॉजेज दो है, क्या क्या होते हैं, पहला है नेचुरल म्यूटेशन, दूसरा है मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, नॉट टेकिंग कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पे नेचुरल म्यूटेशन होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी जो है ये हो सकते हैं। दूसरा है मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। आपने खुद अपने बॉडी को ऐसा देखा होगा कि जो पहले जो पेन किलर्स होते थे, ठीक है, वो नॉर्मली कोई पेन किलर्स आप खाते तो उनका जो है काम अच्छे से करता था, वो अच्छे से जो है ठीक भी हो जाता। जैसे ऑफ्लॉक्सासिन होता था, वो जो है यूज़ होता था किसमें, मतलब एज ए एंटीबायोटिक यूज़ को होता था ऑफ्लॉक्सासिन, तो वो जो है ऑफ्लॉक्सासिन 200 से ठीक हो जाता था। लेकिन अभी क्या, अभी तो मतलब मेरोपेनम यानी 1000 मतलब 1.5 ग्राम का जो है आ गया है, और जो है इसके जो डोजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब बढ़ गए हैं। ठीक है, तो मिसयूज हो गया या ओवर यूज हो गया उस एंटीबायोटिक्स का, जिसकी वजह से भी ये हो सकते हैं। नॉट टेकिंग कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो मेडिसिन जो होते हैं उसका एक कोर्स होता है, ये कोर्स आप पूरा नहीं करते हो तब भी जो है ये माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस होते हैं वो जो है क्रिएट होंगे। टेकिंग एंटीबायोटिक्स इन लो डोज, अब जो है कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं वो जो है आप लो डोज ही सिर्फ लेते हो, उसकी वजह से भी बन सकते हैं ये। टेकिंग एंटीबायोटिक्स फॉर सेल्फ क्योरिंग इन्फेक्शंस, अब जो है आप जो सेल्फ से आप जो है क्योर कर सकते हो, सेल्फ से जो आप ठीक हो सकते हो, उस समय भी जो आप एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो, यानी कि हमें जो है हर जगह पे जो है एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, क्रिएट क्या होगा, हमारे जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होते हैं वो जो है क्रिएट होगा। ठीक है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, चलिए हम इसके टाइप्स को देखते हैं। यहाँ पे पहला है वो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि जो MDR है इसमें जो है क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस टू एटलीस्ट वन ड्रग इन 3 और मोर एंटीमाइक्रोबियल कैटेगरीज। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल कैटेगरीज यानी कि जो एंटीबायोटिक जो है कई सारे कैटेगरीज में होते हैं वो जो है, यानी कि जैसे इसका मतलब ये हुआ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब ये हो गया, समझिए आप यहाँ पे जैसे हो गया A, ठीक है, B, C और यहाँ पे D और E, ठीक है, C, ठीक है। तो जो ये ABCD का एक एंटीमाइक्रोबियल जो ये कैटेगरीज हो गया। ठीक है, अब इस कैटेगरीज में क्या हो रहा है, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है कि हो सकता है कि A वाले कैटेगरी से काम ना करे, B वाले कैटेगरी से काम ना करे, ठीक है, C वाले कैटेगरी से भी काम ना करे, लेकिन D और E जो है इससे ये काम कर रहा है। तो इसे हम देखिए क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस टू एटलीस्ट वन ड्रग इन 3 और मोर एंटीमाइक्रोबियल कैटेगरीज, यानी कि मे बी कि इन तीनों में से ना काम करे लेकिन इन दोनों में से कैटेगरी में से जो है ये काम करे, उसे हम कहेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी कि MDR। आप होपफुली समझ गए होंगे इस चीज़ को। ठीक है, आगे है एक्सटेंसिवली
और ड्रग रेजिस्टेंस यानी कि XDR, रेजिस्टेंस टू ऑल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स एक्सेप्ट इन 2 और लेस कैटेगरीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे जो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है XDR में कि यहाँ पे जो A और B, ठीक है, और C और D, ठीक है, और E, इन सारे कैटेगरीज में से जो है हो सकता है कि मे बी 1 या 2 में से जो है काम करे। ठीक है, मतलब इन सारे कैटेगरीज में से हो सकता है कि 1 या 2 में से काम करे। रेजिस्टेंट टू ऑल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स एक्सेप्ट इन 2 और लेस कैटेगरीज, यानी कि इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि हो सकता है मे बी कि 1 या 2 में से जो है काम कर जाए, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे 2 से कन्फर्म ही ये जो है काम करेगा जो कैटेगरीज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कन्फर्म नहीं है, हो सकता है कि 1 या 2 में से जो है ये काम करे। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है वो है पैन ड्रग रेजिस्टेंस। अब पैन ड्रग जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंट टू ऑल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स इन ऑल कैटेगरीज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा जो यहाँ पे A, B, ठीक है, C, D और ये जो कैटेगरीज है, यहाँ पे हमारा टोटल कैटेगरी में से कोई चीज़ काम नहीं कर रहा है इस कंडीशन ऑफ पैन ड्रग रेजिस्टेंस में। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एंटीमाइक्रोबियल जो है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है ये काम नहीं करा, उससे हम कहेंगे पैन ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो कैसे, कितने टाइप्स के और कैसे होते हैं, कैसे हम उसे क्या कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स एंड एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमें जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिखाना है, किसका एक्सप्लेन करना है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स का, और जो उसके एसेंशियल मेडिसिन होते हैं उसे जो हमें लिस्ट करनी है कॉन्सेप्ट के साथ। ऑब्जेक्टिव पहले देखते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स का, टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि हम जो इसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिकल मेडिकल ट्रीटमेंट को। ठीक है, टू प्रोवाइड रिसर्च बेस्ड ड्रग थेरेपी, जो रिसर्च बेस्ड ड्रग होते हैं, रिसर्च बेस्ड, इसमें जो है हम क्या करते हैं कि जो डिजीज़ आई रहती हैं उसको जो हम देखते हैं, फिर उसके पास उसके बारे में रिसर्च करते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल करते हैं कि किस वजह से हो रहा है और उससे हम कौन सा ड्रग देंगे, ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें क्या फार्माकोथेराप्यूटिक्स में करते हैं। टू प्रमोट रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग, और जो है ये रैशनल यूज़ जो है ये बढ़ाता है, प्रमोट करता है। ठीक है, टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सबसे यहाँ पे ये इसमें होता है फार्माकोथेराप्यूटिक्स में कि हमें जो है एविडेंस के बेस्ड पे जो हमें ट्रीटमेंट प्रमोट मिलता है। ठीक है, प्रमोट ये फार्माकोथेरेप्यूटिक्स से होता है। ठीक है, टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड बेस्ट क्वालिटी ड्रग्स, और जो है ये हमें बेस्ट इफेक्टिव और बेस्ट क्वालिटी का ड्रग्स जो है ये हमें प्रोवाइड करता है। आगे हम देखेंगे इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, जो इसेंशियल मेडिसिन होते हैं उसके जो हम लिस्ट देखेंगे। तो ऑल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन दैट सेटिस्फाई द बेसिक हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो ऐसी मेडिसिन होती हैं एसेंशियल मेडिसिन जो है बेसिक हेल्थ केयर नीड्स को जो है ये जो पॉपुलेशन है उसको जो है ये सेटिस्फाई करे, उसे हम क्या कहेंगे, एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो NLM जो है, NLM जो है ये एक मतलब संस्था है। ठीक है, ये एक संस्था है जो ये पूरा डिवाइड मतलब बताता है कि कौन से ड्रग्स जो है वो इसेंशियल्स होते हैं। तब यहाँ पे देखिए रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो अपना मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देयर आर 384 ड्रग्स, यानी कि 384 ड्रग्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, ड्रग्स इन द लेटेस्ट लिस्ट 2020, यानी ये जो है लेटेस्ट जो लिस्ट हुआ है 2022 में, उसके अकॉर्डिंग जो है ये 384 ड्रग्स है। फर्स्ट NLM ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड इन 1996 विथ 279 मेडिसिन। तब जो है उस वक्त जो है यानी कि NLM यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ये जब इंडिया में कब इसको जो है प्रिपेयर किया है, कब बनाया गया था, 1996। इसको जो है आप लोग MCQs के तौर पे भी आप लोग याद रख सकते हैं। और इसके जो है मेडिसिन कितने थे तब, 279 मेडिसिन उस वक्त थे। अभी कितने हैं, 384। और लास्ट जो इसका लेटेस्ट लिस्ट आया वो कब आया, 2022 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही जो है आपको लिखनी है, ऐसे ही आपको समझनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज UTI, इट्स इटियोपैथोजेनेसिस एंड
ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे यूटीआई क्या होता है? यूटीआई होता है ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे क्या हो जा रहा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जा रहा है। इंक्लूड्स सिस्टाइटिस, ठीक है, उसे हम सिस्टाइटिस हो सकता है, यूरिथ्रेटाइटिस हो सकता है, प्रोस्टाइटिस हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। फीमेल्स आर मोर प्रोन बिकॉज ऑफ शॉर्ट यूरेथ्रा। और जो है फीमेल जो होती हैं, जो औरत होती हैं, ठीक है, उनमें जो है ये खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा है वो काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से ये सारी कंडीशन जो उनको ज़्यादा होती है। ठीक है, सॉरी इसका आगे हम देखेंगे वो है इटियोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी जो होता है वो क्या है? बैक्टीरिया, कॉमनली ई कोलाई। ठीक है, अब जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो क्या होता है? इसे हम इटियोलॉजी का बोले या कॉजेटिव एजेंट बोले, ठीक है, ये बात बराबर ही है, इसका जो इसके कारण से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो है कॉमनली ई कोलाई। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है यानी कि इस्केरिकिया कोलाई, ये जो है इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। ठीक है, आगे है वो है पैथोजेनेसिस। अब देखिए कैसे इसका हम पैथोजेनेसिस कैसे होता है ये इसके बारे में हम देखते हैं। एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इन प्री यूरेथ्रल एरिया एंड कोलोनाइजेशंस। ठीक है, जब बैक्टीरिया का एंट्री होता है प्री यूरेथ्रल एरिया में, ठीक है, वहाँ पे जो है ये एंट्री करता है और वहाँ पे अपना एक कोलोनाइजेशन करता है, यानी वहाँ पे जो है काफ़ी सारे अपना क्लोन बनाता है, वहाँ पे कोलोनाइजेशन करता है। दूसरा, आफ्टर कोलोनाइजेशन गो अपवर्ड्स थ्रू यूरिनरी ब्लैडर्स। अब जो है ये क्या करता है कि वहाँ पे जब उसका कोलोनाइजेशन हो जाता है, बन जाता है, उसके बाद से ये जो है अपवर्ड्स टू, और जो है ये जाता है सीधे कहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर पे जा रहा है। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? फिल्म बेरिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो है ये वहाँ पे जो हैज़ बैक्टीरिया अटैच टू ब्लैडर। अब देखिए जो फिल्म बैरिया होता है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हेल्प करता है बैक्टीरिया को अटैच टू ब्लैडर, यानी कि वो जो है ब्लैडर से जो है अटैच करने में। बैक्टीरियल टॉक्सिन इनहिबिट्स ब्लैडर पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, अब जो है वहाँ पे जो बैक्टीरिया से निकलने वाले जो टॉक्सिन्स हैं वो जो है इनहिबिट करती हैं ब्लैडर के पेरिस्टाल्सिस को। ठीक है, फोर्थ है वो है बैक्टीरिया पेनिट्रेट इपिथेलियल सेल्स गो अपवर्ड्स टू यूरेटर्स एंड किडनी। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसको जो है ये पेनिट्रेट कर रहा है, गो अपवर्ड्स टू यूरेटर एंड किडनी, और जो है ये यूरेटर और किडनी तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है खतरनाक एक तरह से कह लीजिए, और ये यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि यूटीआई भी ये बहुत ही ऐसे ही इसका जो है जो ये ख़तरा करता है हमारे यूटीआई में, वो ऐसे ही इसका पूरा फुल प्रोसेस है। ठीक है, ये ऐसे ही जो है हमारे यूटीआई पे जो है ऐसे ही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए पैथोजेनेसिस है ये टोटल। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या होता है, यूरेथ्रा से ये जो है यहाँ पे ये क्या करेगा, कोलोनाइजेशन करता है। ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, फिर उसके बाद से जो है ये क्या करेगा, पेनिट्रेशन करता है। ठीक है, ये ब्लैडर से, फिर उसके बाद से यूरेटर, फिर उसके बाद से ये किडनी तक भी चला जाता है। तो ऐसे ये पैथोजेनेसिस है। आप अगर क्वेश्चन आता है पैथोजेनेसिस का तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डिफाइन कंजक्टिवाइटिस, स्कैबिस, एक्जिमा एंड एल्कोहलिक लिवर डिजीज। अब जो हमें डिफाइन करना है कंजक्टिवाइटिस को, स्कैबिस को, एक्जिमा को एंड एल्कोहलिक लिवर डिजीज को। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं हम कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? ठीक है, जो कंजक्टिवाइटिस होता है वो जो है इन्फ्लामेशन और रेडनेस ऑफ द कंजक्टिवा। जो हमारा कंजक्टिवा होता है उसमें जो क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है और रेडनेस यानी कि बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। ट्रांसपेरेंट टिश्यू लाइनिंग इनर सरफेस ऑफ आई एंड आउटर लेयर ऑफ आई, ये जो है क्या होता है, कंजक्टिवा होता है। ठीक है, में अकर ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस।
ये जो है हो सकता है कि बैक्टीरियल हो सकता है कि ये वायरल इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लामेशन होता है और रेडनेस होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है। अगला है स्कैबीज, ए कॉन्टेजियस स्किन डिजीज कॉज्ड बाय सैक्रोप्टेस स्कैबिवा होमिनिस मीटे, ठीक है, विच मेक्स टनल्स बेनीथ द स्किन एंड कॉजेज स्मॉल रेड बम्प्स एंड सीवियर इचिंग। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, स्कैबीज कहेंगे। इसमें क्या होता है, ये कॉन्टैजियस स्किन डिजीज होता है। इसका जो कारण होता है, जो कॉज्ड होता है, वो सैक्रोप्टेस स्कैबी वार होमिनिस मीटे विच मेक्स टनल्स बेनीथ द स्किन एंड कॉजेज स्मॉल रेड बम्प्स, यानी कि छोटे छोटे जो है ये रेड बम्प्स होते हैं और जो है वो बहुत ही ज़्यादा इचिंग करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कैबीज। ठीक है, आगे देखते हैं एक्जिमा क्या होता है। अब यहाँ पे जो है एक्जिमा के हम देख लेते हैं, ए ग्रुप ऑफ मेडिकल कंडीशन कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन टू स्किन। ये एक मेडिकल कंडीशन, कई सारे जो है ये ग्रुप होते हैं एक्जिमा के। ठीक है, उसमें जो है एक मेडिकल कंडीशन है जिसका कारण होता है इन्फ्लामेशन और इरिटेशन टू स्किन। ये जो है स्किन पे जो हमारे इरिटेशन भी होता है और सूजता भी है, इन्फ्लामेशन भी होता है, एल्सो कॉल्ड डेर्मेटाइटिस। इसे हम एक और भी नाम देते हैं जिसे डेर्मेटाइटिस वो बोलते हैं। वर्ड ड्राइव फ्रॉम ग्रीक एक्जीन, ये जो है वर्ड है वो जो है ग्रीक वर्ड से ली गई है, जैसे एक्जीन मीनिंग टू बॉयल ओवर और ब्रेक आउट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि बॉयल ओवर और ब्रेक आउट। ठीक है, इसका सेम ग्रीक में जो है इसे एक्जीन कहा जाएगा। इसका मतलब बॉयल ओवर और ब्रेक आउट, यानी कि बॉयल ओवर और बाहर निकल गया। ठीक है, एल्कोहलिक लिवर डिजीज यानी कि एएलडी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। अब जो है एल्कोहलिक लिवर डिजीज जो होता है, एएलडी होता है, वो जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस ऑफ लिवर ड्यू टू ओवर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, जब हम ज़्यादा जो है कंजप्शन करते हैं, ज़्यादा हम शराब को जो है पीते हैं, उस कंडीशन में जो है एक डिजीज होता है, उसे हम कहते हैं एल्कोहलिक लिवर डिजीज। ठीक है, जो कि मेन में जो है वो क्या है, एक 60 से 80 ग्राम पर डे फॉर 10 to 20 ईयर्स, वुमेन में 20 ग्राम पर डे, डबल रिस्क। ठीक है, मतलब कि महिलाओं में खतरा ज़्यादा होता है और मर्द में जो है कम होता है, लेकिन हमें जो है एक नॉर्मल जो एक कंजप्शन होता है अल्कोहल का, उतना ही हमें जो है लेनी चाहिए अगर आप ले रहे हैं तो। और मेरा मानना ये है कि आपको जो है ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एल्कोहलिक लिवर डिजीज ज़्यादा कंजप्शन की वजह से होता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइन डिप्रेशन एंड गिव इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब जो है डिप्रेशन क्या होता है, ये WHO के अकॉर्डिंग ए कॉमन मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर। ठीक है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसे हम कैरेक्टराइज करते हैं किसके द्वारा, सैडनेस के द्वारा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा, प्लेजर के द्वारा, फीलिंग ऑफ गिल्ट और लो सेल्फ वर्थ, डिस्टर्ब स्लीप और एपेटाइट, टायर्डनेस एंड पुअर कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं उन्हें, कि इन्हें जो है डिप्रेशन के शिकार में है। उन्हें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दुख हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, वो खुशी प्लेजर ना मिले उनको। ठीक है, उन्हें जो है बहुत ज़्यादा गलती महसूस हो और सेल्फ जो वर्थ होता है वो जो है काफ़ी उनका लो हो, स्लीप जो हो सही से सो ना पाए, भूख न लगता हो, थके हुए हमेशा रहें और जो है उनका कंसंट्रेशन न बन पाए। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन। ठीक है, अब इसकी एटियोलॉजी देख लेते हैं। पहला ये है जीनेटिक फैक्टर्स। अब जो है हो सकता है कि ये जीनेटिक फैक्टर्स में आप हो। ठीक है, दूसरा है वो है बायोकेमिकल, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, इसके वजह से भी जो है ये कंडीशन आपको हो सकते हैं, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। ठीक है, आगे है एक्सटर्नल कॉजेज, यानी कि स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है इसकी वजह से भी आपको ये हो सकती है, क्या, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस, मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, ये सब जो है हो सकता है, इन सारे के वजह से भी जो है आपको डिप्रेशन का कंडीशन आ सकता है, हो सकता है। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है ये देखते हैं,
इस समय जो है आप सैडनेस काफ़ी फील करोगे, होपलेसनेस बहुत ज़्यादा रहोगे, लेस इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, स्लीप डिस्टर्बेंस। आप जो है मतलब एक्टिविटीज़ करने में भी जो है बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। और जो है स्लीप भी आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा, सही से आप सो नहीं पाएंगे। लैक ऑफ एनर्जी, आपके अंदर जो है एनर्जी की कमी हो जाएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, रेस्टलेसनेस, अपने आप को जो है आप मतलब लॉस, आपके अंदर जो है एपेटाइट की कमी होगी, ठीक है। रेस्टलेसनेस जो है आपको फील होगा, ठीक है। स्लो मूवमेंट, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, ठीक है। ये सब जो है आपको क्या है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, यानी कि ये जो सिम्टम्स जो है होने वाले हैं। डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग ऑफ डेथ और सुसाइड, डिप्रेशन के लोग होते हैं अक्सर करके यही कंडीशन का जो है सोचने पे जो है ये होते हैं कि कैसे भी करके अपने आप को ख़त्म कर लें, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि डिप्रेशन जो होता है ये हर आदमी जो है कुछ ना कुछ समय के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ें के लिए दुख होता है, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए वो जो है प्लेजर होता है, ठीक है। आपने बहुत लोगों को ऐसा सुना होगा कि वो जो है बहुत चीज़ें उनको मिल गई जिसकी वजह से भी वो डेथ कर गए, और कुछ लोगों को ऐसा मिलता है कि भाई उनको खाना नहीं मिला जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कर्जा नहीं दे पाए, या कुछ ऐसा कंडीशन आ गया, डिप्रेशन में मर गया, ठीक है। तो ये सारी रीज़न जो है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सिर्फ आपके थिंकिंग पे डिपेंड है, ठीक है। आप अगर उस चीज़ को थिंक करते हो अच्छे से तो आप जो है नहीं ऐसा करोगे। डेथ और सुसाइड ये जो है सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, चाहे आप डिप्रेस हो चाहे आप डिप्रेस ना हो, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट होते हैं उसको हम देखते हैं। पहला है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी कि सीबीटी। सीबीटी जो होता है इसके थ्रू भी जो है आप इससे बाहर निकल सकते हो। दूसरा है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है, जो ईसीटी होता है, ठीक है। और तीसरा है एक्सरसाइज। देखिए फिजिकल जो एक्टिविटी होता है इसके द्वारा जो है आप हर चीज़ से आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। हर चीज़ मतलब यानी कि आपके पास अच्छा बॉडी होगा, माइंड होगा, सारी चीज़ें आपके पास सही होगी, ठीक है। मॉनिटरिंग द पेशेंट्स, और जो है बार बार उनको जो है मॉनिटर किया जाए, देखा जाए कि इनका कंडीशन कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके वजह से भी जो है आप ठीक हो सकते हैं, इसको जो है आप मैनेज कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं आप। पहला है MAOIS, ठीक है, यानी कि मुआइज बोल लीजिए, ठीक है। ये इसका आप लोग क्या बोलिएगा, कमेंट में लिखिएगा इसका क्या, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसको जो एक्सपेंड करिएगा आप लोग इसमें, मतलब कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। फेनाइलजीन, ठीक है, ये जो कैटेगरी है ये इसमें दवा आती है उसको बोलता है फेनाइलजीन। फेनाइलजीन जो है ये यूज़ होता है डिप्रेशन के लिए, ठीक है। दूसरा है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट। ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट्स होता है जिसे हम TCS भी बोलते हैं, ठीक है। TCS अगर जहाँ पे आगे आप समझ लीजिएगा ट्राईसाइक्लिक की बात हो रही है, ठीक है। नॉन एड्रेनालिन हो गया एंड सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसमें जो है नॉन एड्रेनालिन और सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, उसके लिए यूज़ होता है एमिट्रिप्टिलिन, इमिप्रामाइन, ठीक है। दूसरा है वो है नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अब जो नॉर एड्रेनालिन जो होता है रीअपटेक इनहिबिटर, उसमें जो है एमोक्सापाइन जो होता है, ठीक है, इसको जो हम यूज़ करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ऐसे, ठीक है। उसके बाद से है आगे 3 है SSRIs, यानी कि सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इस कंडीशन में जो है हम उसमें इस कैटेगरी में जो फाइलेक्सोटाइन आता है, सिटालोप्राम आता है, सेटिलोप्राम आता है, ठीक है। ये सब ड्रग्स जो है आते हैं। फोर्थ है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। इसमें जो है ट्रेजोडान होता है, ठीक है, मियानजेरिन होता है। अब जो है आपको कैटेगरीज जो है ये सब जो है पूछी ही जाती हैं, आपको फार्माकोलॉजिकल में ये सब चीज़ें लिखनी ही होती हैं। आप लोग जो है कुछ ऐसे ड्रग्स यूज़ कर लीजिएगा कि मान लीजिए एंटी डिप्रेशन में कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, ठीक है। एंटी साइकोटिक में, या आप और अलग चले जाएंगे जिसमें एंटी ग्लाइसेमिक में, मतलब जो एंटी डायबिटिक के हो गए, ये सब जो है आप लोग यूज़, मतलब ये सब जो है आप लोग दवा जो कुछ चीज़ है वो मेन जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की जो दवाएं होती है वो सब जो है आप लोग थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा, इसको दिमाग में ना बैठाए। कोई भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसे भी नॉर्मली कर रहा है तो आपको मालूम हो इस चीज़ का, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन हाइपरटेंशन एंड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर विथ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड देयर मैनेजमेंट। अब जो है हमें
हाइपरटेंशन और कॉन्जेस्टिव फेलियर को जो है डिफाइन करना है और उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखना है और उसको मैनेजमेंट भी बताना है। हाइपरटेंशन क्या होता है? कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड इंक्रीज अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब क्या होता है हाइपरटेंशन? वो जो है, जो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो है ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। और जो है वो वॉल्स जो होते हैं उसके अगेंस्ट हो जाता है ब्लड वेसल्स में, ठीक है, स्पेशली आर्टरीज, जो आर्टरीज में अक्सर करके ये होता है। मेन कॉज उसका होता है कंस्ट्रिक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इंक्रीज हार्ट रेट, और हार्ट रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो भी बढ़ जाता है। इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो चलिए देखते हैं। ओबेसिटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, एज आफ्टर 50, फैमिली हिस्ट्री, टू मच सॉल्ट, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, जिसकी वजह से जो है हमें क्या होती है, इसकी ये सब फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से हमें जो है क्या हो सकती हैं, हाइपरटेंशन जो है हो सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है टाइप, इसके कुछ हम टाइप्स देखते हैं, ठीक है। एक मिनट में लिख दो, टाइप सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी, यानी कि ये हो गया हमारा टाइप, ठीक है, और ये हो गया हमारा सिस्टोलिक, हाँ, और ये हो गया डायस्टोलिक, ठीक है, डायस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक है टाइप, जो इसके मान ली नॉर्मल है तो नॉर्मल में 120 होता है, 80 होता है डायस्टोलिक, ठीक है। अब प्री हाइपरटेंशन जो होता है वो होता है 120 से 139 तक, और डायस्टोलिक में 80 से 89 तक। स्टेज जो 1 होता है वो होता है 140 से लेके 159 तक जो सिस्टोलिक है, और 90 से लेकर 99 तक जो कि डायस्टोलिक है। अब स्टेज 2 में जो होता है वो 160 से यानी कि 160 से लेकर 180 जो कि सिस्टोलिक है, और 100 से लेकर 110 तक जो कि डायस्टोलिक है। उसके बाद से आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। इसमें जो है क्या होता है, और 180 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 180 तक, और जो है ये सिस्टोलिक है। डायस्टोलिक में जो है 120 और मोर, इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। आगे हम इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसे देखते हैं। इसमें जो है जो सिम्टम्स होंगे, ठीक है, जो पेशेंट्स होंगे उनका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, सीवियर हेडेक होगा, यानी कि उनके सर में जो है बहुत तेज़ी से पेन होगा, और जो है चेस्ट पेन होगा उनके, और नोज ब्लीडिंग भी हो सकती है जिसकी वजह से, ठीक है। ब्लड विजन, उन्हें जो है धुंधलापन भी दिखाई देगा। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। इरेगुलर हार्ट बीट, जब भी हम उनका जो है मेज़र करेंगे उनका ब्लड हार्ट रेट, वो जो है एबनॉर्मल हो जाएगा। नोजिया हो सकता है, और जो है डिजीनेस, ठीक है, ये भी जो है उनको आप मतलब सिम्टम्स में देखे जाएंगे उस पेशेंट्स को, ठीक है। आगे हम देखेंगे, और सीजर का भी कंडीशन आ गया था, ठीक है। सीजर भी उनको जो है हो सकते हैं ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हाइपरटेंशन उस कंडीशन में, ठीक है। आगे है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब इसमें जो होता है वो डाइटरी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि डैश डाइट, लो सोडियम, हाई पोटेशियम। इस कंडीशन में जो है वो पेशेंट जो है, अगर आप जो है उन्हें मतलब लो सोडियम देते हैं या हाई पोटेशियम देते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में जो है उनको हो सकता है कि मतलब कंडीशन जो है वो सुधर सके। उसके बाद एक्सरसाइज करा सकते हैं उनको, स्ट्रेस मैनेजमेंट उनको बता सकते हैं, करवा सकते हैं। उनका जो है स्मोकिंग स्टॉपिंग मतलब बंद करा सकते हैं, स्टॉपिंग अल्कोहल, ये भी जो उनको कम करा के आप जो है ये चीज़ जो है मैनेज कर सकते हैं आप उनके बीपी को, ठीक है। यानी कि जो हाइपरटेंशन का जो कंडीशन है उसे जो हम इन सारे चीज़ों को करके भी जो हम मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। अगला है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब हम कौन कौन सी दवाएं देंगे। अब फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट होता है उसमें पहला वो ड्रग है वो डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में कौन सा दवा आएंगे, वो होगा क्लोरोथाइजाइड, ठीक है। अब क्लोरोथाइजाइड भी जो हम किस में देंगे, मतलब जो एंटी हाइपरटेंसिव जो हम इसे मेडिसिन को देंगे। फ्यूरोसेमाइड हो गया, स्पिरोनोलैक्टोन हो गया, ये सब जो है डायरेटिक्स में आते हैं। किसके अगेंस्ट ये काम करेंगे, मतलब इसके जो ये हम हाइपरटेंशन के जो है अगेंस्ट ये जो है काम करेंगे, ठीक है। सॉरी,
हाइपरटेंशन के जो है ये अगेंस्ट काम करेंगे। बीटा ब्लॉकर जो हो गया वो इटोनोलोल हो गया, प्रोपेनोलोल हो गया। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में जो है एम्लोडिपिन हो गया, निफेडिपिन हो गया, वर्पामिल हो गया, ठीक है। अब एम्लोडिपिन का जो है आप काफ़ी नाम सुने होंगे, ये अक्सर करके मेडिसिन जो है यूज़ होती है। 4 नंबर है वैसोडायलेटर्स यानी कि हाइड्रोलाजिन और मिनोक्सिडिल, ठीक है। इन सब जो है जगहों पे आपको जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ भी आपने देखा होगा अगर आप जब भी गए होंगे हॉस्पिटल पे या कोई ऐसा पेशेंट आपके सामने आया होगा तो, ठीक है। आगे हम देखते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, CHF। अब ये जो कंडीशन होता है विच हार्ट फेल्स टू पंप सफिशिएंट ब्लड, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो जितना जो है ब्लड चाहिए हमारे हार्ट को वो जो है ये पंप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारे जो फुलफिल मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज, अब जो है ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हमारे बॉडी के टिश्यूज को इसको भी ये पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसकी वजह से ये होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये कंडीशन है विच हार्ट फेल्स टू पंप सफिशिएंट ब्लड, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वो फेल्स हो जाता है, पंप नहीं कर पाता है, जो सफिशिएंट ब्लड चाहिए जो हमारे टिश्यूज को उसके रिक्वायरमेंट को ये पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होते हैं, ठीक है। अब इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम पहला है, यानी कि सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होगा, टायर्डनेस, थका हुआ रहेंगे। वीकनेस इन लेग्स, जो उनके लेग्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा वीक होंगे। स्वेलन लेग्स, एंकल, एब्डोमेन, हो सकता है कि उनके जो है लेग्स में, एंकल में, एब्डोमेन में जो है वो क्या हो, सूजन हो, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया हो सकता है, ठीक है। ये सब जो है सिम्टम्स हो सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। अब हम देखते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल जो है वो कैसे हम उनको जो है मैनेज कर सकते हैं। पहला है डाइट हेल्दी, अवॉइड सॉल्ट। हमेशा आप जब भी डाइट, जब हेल्दी जो खाना होता है उसे अगर आप लेते हैं तो ये बेस्ट होता है हेल्दी फूड लेना, ठीक है। अवॉइड जो है साल्ट को जो है हमें अवॉइड करना चाहिए, उतना ज़्यादा साल्ट नहीं लेने चाहिए, ठीक है। लिमिट फ्लूइड, जो फ्लूइड को हम जो है वो जो है ज़्यादा नहीं ले, जो फ्लूइड होता है उसको जो हमें एक लिमिट तौर पे ही जो है यूज़ करनी चाहिए। अवॉइड एल्कोहल एंड स्मोकिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ की जो है हमें एल्कोहल अगर आप ले रहे हो, ठीक है, उसे जो है आपको अवॉइड करनी है। अगर आप मतलब स्मोकिंग कर रहे हो, पी रहे हो, ठीक है, तो उससे भी आपको छोड़नी पड़ेगी। अवॉइड हैवी वर्क, उसके बाद सबसे ज़रूरी है कि अपने हैवी जो वर्क है उसको भी जो आपको नहीं करनी है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अब इसमें जो है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं। एसी इनहिबिटर जो होता है वो उसे हम देते हैं, जैसे कि लोसार्टन हो गया और वालसार्टन हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया, ठीक है, रामिप्रिल हो गया। बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेनोलोल होता है, ठीक है। डायबिटिक्स में क्लोरोथाइजाइड होता है, एसिटाजोलामाइड होता है, स्पिरोलैक्टोन होता है। ये सब जो है हम यूज़ करते हैं ड्रग्स किसमें, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे है डिफाइन डायबिटीज, डिस्कस इट्स एटियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। Answer है diabetes mellitus, an inherited or acquired disease due to defect in insulin secretions or insulin actions in which blood sugar level is high for long time, also called hyperglycemia। अब जो डायबिटीज मेलिटस होता है ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो है इनहेरिटेड और एक्वायर्ड डिजीज ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, यानी कि जब इंसुलिन सिक्रीशन में जो है डिफेक्ट होता है और जो है इंसुलिन जो है वो एक्शन नहीं कर पाता है, इन विच ब्लड शुगर लेवल इज हाई, जिसके एक कंडीशन होता है उसमें जो है क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय के लिए, एल्सो कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिया। आगे देखते हैं वो है एटियोलॉजी, कि जो डायबिटीज मेलिटस है वो क्यों होता है, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि इसमें दो टाइप्स होते हैं, पहला है टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले टाइप 1 क्या है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शंस ऑफ बीटा सेल्स, यानी कि ये ऑटो इम्यून, यानी कि ऑटो इम्यून का मतलब आप समझिए कि जब कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसकी वजह से जो है कभी कभी जो है वो हमारी इम्यूनिटी जो है अपने ही अगेंस्ट काम करने लगती है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो बीटा सेल्स होते हैं वो जो है डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो जो है मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है और जिसकी वजह से भी जो हमें टाइप 1 डिजीज हो सकते हैं, और एनी डिजीज इन पैनक्रियाज, और भी कुछ डिजीज जो है वो पैनक्रियाज में होने की वजह से भी जो है क्या हो सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज हो सकते हैं, और ये जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें जो है
इंसुलिन की एकदम आवश्यकता पड़ती है, एकदम इंसुलिन इसमें चाहिए ही चाहिए टाइप 1 डायबिटीज़ में, ठीक है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है वो है इंसुलिन डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, यानी कि इसमें जो है इंसुलिन तो है लेकिन वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, प्रॉपर जो है वो जिस तरह से इंसुलिन का वर्क करना चाहिए उस तरह नहीं कर रहा है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, वहाँ पे हो सकता है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया हो, ओबेसिटी हो गई हो, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो गया हो, जिसकी वजह से जो है टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है, ठीक है। आगे हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। डाइट में जो है उनको अवॉइड एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, साल्ट, स्वीट्स, ये सब जो उनको छुड़वा देंगे, नहीं खाने देंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया या साल्ट हो गया, स्वीट्स हो गया, मीठा हो गया, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, टाइप 1 में तो हमें क्या चाहिए, इंसुलिन एडमिनिस्टर्ड चाहिए, यानी कि उनको जो है इंसुलिन लगवाना ही लगवाना है, ठीक है, टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या होगा, इसमें कुछ ड्रग्स हैं, जैसे पहला है सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। अब इसमें जो है टलब्यूटामाइड हो गया, ठीक है, क्लोरप्रोपामाइड हो गया, ठीक है, गिलिबेनक्लामाइड हो गया, ठीक है। स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज, ये जो है इंसुलिन रिलीज को जो है ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। दूसरा है बाइगुआनाइड्स, ठीक है, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, फेनफॉर्मिन हो गया, प्रिवेंट लीवर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज, ठीक है। ये जो है क्या करता है, प्रिवेंट करता है लीवर को प्रोड्यूस करने से ग्लूकोज को जो है ये प्रोड्यूस ना कर पाए, ठीक है। 3 है अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ठीक है, इनहिबिटर्स। अब जो है ये क्या है, एक कार्बोस हो गया, ठीक है, मिगलिटॉल हो गया, प्रिवेंट कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट के जो एब्जॉर्प्शन है उसको जो है ये बचाता है, रोकता है, ठीक है। आगे है वो है डिफाइन सोरियासिस, गर्ड एंड इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज। अब जो हमें सोरियासिस क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होता है, गर्ड क्या होता है, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज क्या होता है, इसके बारे में हमें डिफिनेशन करना है। सोरियासिस क्या होता है, एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच स्किन सेल्स टू बिल्ड अप रैपिडली एंड फॉर्म थिक पिंक और रेड कलर्ड इची एंड ड्राई पैचेस कवर्ड विथ वाइट और सिल्वरी स्केल्स कॉल्ड प्लाक, ठीक है। ये जो है एक क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है इन विच स्किन सेल्स बिल्ड अप रैपिडली एंड फॉर्म थिक। ये जो हो सकता है कि जो सेल्स है स्किन के वो बहुत तेज़ी से जो है वो बिल्ड हो रहे हों और जो वहाँ पे थक्का जम रहा हो, फॉर्म थिक, ठीक है। पिंक और रेड कलर हो सकता है, वो पिंक भी हो और हो सकता है वो रेड कलर के हो। इची एंड ड्राई पैचेस कवर्ड, और जो है वो इची और ड्राई पैचेस जो है वो कवर्ड की तरह होंगे विथ वाइट और सिल्वरी स्केल्स। अब जो है उस पर हो सकता है कि सफ़ेद या सिल्वरी कलर का जो सिल्वरी जो है वो स्केल्स हो, जिसे हम कॉल प्लाक, जिसे हम प्लाक कहते हैं, ठीक है, प्लाक कहते हैं। आगे है वो है एनएग्जाइटी। एनएग्जाइटी जो क्या होता है, ए फीलिंग ऑफ फियर अनईजीनेस दैट मेक ए पर्सन स्वीट रेस्टलेस टेंस एंड हैव ए रैपिड हार्ट बीट, ठीक है। एनएग्जाइटी कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये जो है ए फीलिंग ऑफ फियर, आप यानी कि अपने सोच से आप मतलब सोच के जो है आप डर कर रहे हो, ठीक है। अनईजीनेस, आप जो किसी भी चीज़ का जो है सामना नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उसको ईजी नहीं समझ। दैट मे मेक ए पर्सन स्वीट, हो सकता है कि आपको जो है ये जो है रेस्टलेसनेस कर दे, स्वीट कर दे, टेंस एंड हैव ए रैपिड हार्ट, और जो आपको हो सकता है कि टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और ये क्या करता है, रैपिड हार्ट बीट, जो ये जिसकी वजह से जो आपका हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, उसे हम क्या उस कंडीशन को हम कहेंगे एंग्जाइटी, ठीक है। ये हो सकता है कि आप एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है, और वहाँ पे ये आपके साथ हो, ठीक है। अक्सर करके जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें एंग्जाइटी कब होती है, एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम के समय पे ऐसा कंडीशन होता है कि उन्हें जो है ये सामना एंग्जाइटी का करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं गर्ड। गर्ड जो होता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ये जो है ए डिजीज इन विच गैस्ट्रिक एसिड यानी कि स्टमक एसिड मूव्स अप इनटू द ओसोफेगस एंड इरिटेट द ओसोफेगल लाइनिंग। एक ये ऐसा कंडीशन का ऐसा डिजीज है जिसमें जो क्या होता है जानते हैं, जो गैस्ट्रिक एसिड होती हैं, जहाँ जो स्टमक से एसिड निकलती हैं वो मूव्स हो मतलब वहाँ से जो है मूव हो जाता है और जो है ओसोफेगस में चला जाता है, ओसोफेगस में, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे इरिटेट्स और ओसोफेगल लाइनिंग, उसको जो है इरिटेट करने लगता है, किसको, ओसोफेगल लाइनिंग में, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, गर्ड, ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, गर्ड, ओके। अब जो है अब अगला है वो है इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज यानी कि आईबीडी। द प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन ऑफ जीआईटी, यानी कि जो ये प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन है जीआईटी में, स्पेशली इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन में ज़्यादातर टाइप्स इसके देखिए। अब ये जो है इन्फ्लामेशन होता है किसमें,
इंटेस्टाइन में, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग समय से, ठीक है। पहला है जो टाइप्स इसका, यहाँ पर मैं आपको दिखा टाइप्स, ठीक है। टाइप जो है वो क्रोन डिजीज, ठीक है। क्रोन डिजीज क्या होता है? इन्फ्लामेशन इंटेस्टाइन, इसे हम कहेंगे क्रोन डिजीज, ठीक है। दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। अब ये है इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए जो कौन कौन डिजीज होता है वो ज़्यादातर जो है किसमें इंटेस्टाइन में होता है। अल्सरेटिव जो कोलाइटिस होता है वो जो है ज़्यादातर इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन ये दोनों होता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो आपको ये हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बना दिया है, समझ में आपको पूरा आ गया होगा। ये सारा चीज़ जो है आपको मैं जिस तरह भी पढ़ाया हूँ, ठीक है, आपको बस ध्यान देना है। जिस तरह ये नोट्स आपको ऐसे ही नोट्स लिख लेना है, जो अच्छे टॉपिक्स आपको माइंड में जो है वो आप अच्छे से उस टॉपिक को हिसाब से जो क्वेश्चन है जो उसके हिसाब से सारी चीज़ें बैठा के अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। और लिख कर फिर उसके बाद से जो है जो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको जो है याद कर लेना है, ये बेहतर होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब कौन सा और सब्जेक्ट पढ़ाना बाकी है तो उसको भी देखते हैं। और जो है आप लोग ध्यान दीजिए अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का, और ये पढ़ने पे भी बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।